नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश कोविड संक्रमण से ठीक होने के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,27,000 मामलों की पुष्टि। ये संख्या 54 दिनों में सबसे कम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डोटो ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदमों पर फोन पर चर्चा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2 डिजिट दवाई के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड के अब तक 21 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीकों की बर्बादी की जांच को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार इस माह 1 करोड़ लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाएगी। एक राष्ट्र एक मानक योजना की शुरुआत। भारत आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत के मुक्केबाज संजीत ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जापान की नाओमी ओसाका ने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के दौरान सभी संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार करने के फैसले के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जो पहला टीका लगवा चुके हैं वे निर्धारित समय पर दूसरा टीका अवश्य लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरे तथा हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। किसी भी जानकारी के लिए 011-239-78046 और 1075 पर कॉल करें। और अब समाचार विस्तार से। देश कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़ने के साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लगातार 19वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 92.09% हो गई है। 24 घंटों में 1,27,510 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 54 दिनों में सबसे कम है। कुल सक्रिय मामलों की दर 6.73% है। पिछले 43 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20 लाख से नीचे आ गई है। दैनिक आधार पर पॉजिटिव मामलों की दर 6.62% है, जो कि लगातार 8वें दिन 10% से नीचे बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में 2 करोड़ 59 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,795 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 3,31,895 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि जांच की संख्या 34 करोड़ 67 लाख को पार कर गई है। कल एक दिन में 19,25,000 नमूनों की जांच कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। देश ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने का बड़ा कीर्तिमान बनाया है। अब तक भारत में विभिन्न आयु वर्ग के 21 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 27,80,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 24 लाख लोगों को पहला टीका तथा लगभग 4 लाख पात्र लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष की आयु के 12 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके लगाए गए और इसी आयु के लगभग 13,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। मंत्रालय ने कहा कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति के तहत 1 मई से सघन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वैक्सीन की समयबद्ध आपूर्ति के बारे में वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय के लिए 2-3 सदस्यों का विशेष दल गठित करें। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस महीने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 12 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार तेज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उनके घर के पास उपलब्ध टीकाकरण केंद्र की जानकारी दी जानी चाहिए। ये टीकाकरण केंद्र पंचायत घर, विद्यालय भवनों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक केंद्रों और आवासीय कल्याण संगठनों के कार्यालयों में खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा है कि कोविड वैक्सीन की बर्बादी रोकने के ठोस उपाय करें। उन्होंने सुझाव दिया कि टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके के उचित उपयोग के बारे में सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। समाचार कक्ष से फरहत नाज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना संक्रमण के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। DRDO ने कहा है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत इस दवा को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। कोरोना मरीजों के इलाज में एक सहायक दवा के रूप में 2DG दवा के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। अनियंत्रित मधुमेह, हृदय रोग, यकृत और गुर्दे संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ये दवा बहुत ही सावधानी से देनी होगी, क्योंकि ऐसे मरीजों पर इस दवा के प्रभाव का अध्ययन अभी नहीं किया गया है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। मरीज और उसकी देखभाल करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि दवा की आपूर्ति के लिए अपने अस्पताल से अनुरोध करके हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला से संपर्क किया जा सकता है और ईमेल पते 2dg@drreddy's.com पर मेल भेजा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया है कि वे राज्य में कोविड टीके की बर्बादी की खबरों की जांच कराएं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को लिखे पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के कुछ जिलों में कोविड टीकों की बर्बादी की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और इनकी तुरंत जांच कराने की जरूरत है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य में 35 टीकाकरण केंद्रों पर कूड़ेदानों में कोविड टीके की 500 से ज्यादा शीशियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के वास्ते व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। गुजरात में कल 2 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें 1,12,381 लाभार्थी 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में युवाओं का टीकाकरण पिछले 1 सप्ताह के दौरान 2 गुना कर दिया गया है। गुजरात में काम पर जाने वाले युवाओं को टीका लगाने में प्राथमिकता देने के राज्य सरकार के अभियान के कारण रोज टीके लगाने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा आ रही है। कल 2 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग 18 से 44 वर्ष के युवा थे। यह सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से देखने को मिल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में अब तक 1 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 16 लाख 18 से 44 वर्ष की उम्र के युवा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,205 मामले आए, जबकि 5,023 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 23,390 रह गए हैं। पिछले 7 दिन में सकारात्मक दर 2.5% हो गई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग खात्मे की ओर है। राज्य के 52 में से 45 जिलों में 20 से भी कम मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 49 जिलों में 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी दर 5% रह गई है, जबकि 17 जिलों में यह 1% से भी कम है। इस बीच भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसी जांच किट तैयार की है जिसकी मदद से सिर्फ 1 मिनट में कोरोना संक्रमण और इसके स्तर का पता लगाया जा सकेगा। यह किट अभी परीक्षण के दौर में है, लेकिन अब तक इसके नतीजे अच्छे आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड मामलों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई
दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से कम होने तक 3 दिन का वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। नए दिशा निर्देशों में मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से 12 बजे तक निजी वाहनों से जिले के भीतर यात्रा कर सकेंगे। वहीं 8 जून बाद तय समय सीमा में निजी वाहनों से पूरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों को 25% उपस्थिति के साथ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, जबकि निजी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई तथा रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियां, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद रहेंगे। प्रदेश में 30 जून तक शादी समारोह आयोजित नहीं हो पाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ मिलकर काम करें। एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि प्रदेश में 24 मई से लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है और ये 7,000 से घटकर 2,000 तक आ गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के लिए चलो गांव की ओर कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत सरकार मेडिकल छात्रों की अगुवाई वाले दलों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि वे कोविड महामारी के दौरान गांवों में जाकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। एमबीबीएस अंतिम साल के विद्यार्थी, बीएससी नर्सिंग, दांतों की चिकित्सा संबंधी विद्यार्थी और आयुष के विद्यार्थियों को कोविड परीक्षा करने के लिए गांवों को भेजा जा रहा है। ये विद्यार्थी स्थानीय आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर परिवारजनों का कोविड टेस्ट करते हैं। जहां आवश्यक है वहां दवा का वितरण भी किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट से अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उन रोगियों को अस्पताल या कोविड केयर सेंटर भिजवाने का काम भी वह कर रहे हैं। पॉजिटिव रोगी के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का पता लगाना और उनका टेस्ट करना भी इनके द्वारा हो रहा है। हर एक टीम को एक एम्बुलेंस दिया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। असम में 33,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड महामारी के दौरान राज्य की ग्रामीण जनता को अनेक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुवाहाटी में बताया कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य, साफ सफाई और सुरक्षित दूरी के बारे में जागरूक कर रही हैं। वे पृथकवास में रह रहे कोविड मरीजों को परामर्श दे रही हैं और अस्पताल जाने वाली गर्भवती महिलाओं की भी सहायता कर रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि आशा कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान में जोर शोर से लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंधों के कारण अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के लिए धन तथा आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने वाले दानदाताओं का आना पूरी तरह रुक गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ जिले की पनवेल तहसील के तहसीलदार विजय तालेकर ने इस समस्या को महसूस करते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कोविड-19 के प्रकोप ने न केवल आम आदमी को बल्कि वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में आने वालों की संख्या में भी कमी आई है। दान में भारी गिरावट उनके लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बन गया है। पनवेल के तहसीलदार विजय तड़ेकर ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उनकी सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने तहसील के वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में गेहूं, चावल और दाल बांटना शुरू किया। विजय तड़ेकर की इस पहल से कई अनाथों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। शोभना देशमुख के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने उन बच्चों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता पिता खो दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी बच्चों की फीस माफ की जाए और यदि कोई बच्चा प्रशासन के आश्रय गृह में आवास चाहता है तो उसे ये मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद से एक 16 वर्षीय अनाथ बच्चे को गोद लिया है। ये बच्चा कोविड-19 की वजह से अपने दत्तक माता पिता की मृत्यु होने के बाद फिर से अनाथ हो गया था। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 30 मई को दिल्ली से चंडीगढ़ लौटते समय दीप आश्रम में रहने वाले बच्चों से मिलने के लिए रुके थे। श्री मनोहर लाल ने इस बच्चे से भी मुलाकात की जिसने कोरोना वायरस के कारण अपने दोनों दत्तक अभिभावकों को खो दिया था। बच्चे के बारे में जानने के बाद मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से तुरंत उसे गोद ले लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चे के पालन पोषण और सुरक्षा का ध्यान रखेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 साल के एक बच्ची ने एक वीडियो संदेश भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों पर होमवर्क का भारी बोझ पड़ रहा है। उसने ट्विटर पर एक छोटा वीडियो संदेश भेजकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ हल्का करने के लिए नीतियों में बदलाव करने को कहा है। इस संदेश ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी ध्यान आकर्षित किया है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के स्कूली शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया ताकि स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान सामान्य कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मजदूरों के सुरक्षित प्रवास के लिए 24 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन बनानी चाहिए। आयोग ने परामर्श में प्रवासी मजदूरों को आवश्यकतानुसार सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की भी बात कही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महामारी के दौरान घरेलू हिंसा और नशीले पदार्थों के सेवन सहित कई मानसिक बीमारियों के बढ़ने के समाचार मिले हैं। आयोग ने कहा है कि मानसिक रोग से पीड़ित हर व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुगम और सस्ता मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डूटो से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रणनीतिक साझेदारी के तहत लोगों के बीच संपर्कों को प्रगाढ़ बनाए रखने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों द्वारा भारत की खुले दिल से की गई मदद के लिए आभार प्रकट किया। श्री सिंह ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कोविड संक्रमण के बाद की समस्याओं के कारण आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। श्री निशंक अप्रैल माह में कोरोना संक्रमित हुए थे। अस्पताल द्वारा जारी ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है और उन पर दवाओं का असर भी हो रहा है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्र स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 08046110007। नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सक प्रोफेसर संजय पांडे ने कहा है कि लोग ऑक्सीमीटर के बिना भी अपने शरीर में ऑक्सीजन के स्तर का पता लगा सकते हैं। वे आकाशवाणी पर कल रात प्रसारित कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। 6 मिनट वॉक टेस्ट में एक पेशेंट को कहते हैं कि आप 6 मिनट तक वॉक करिए और उसमें अगर उसकी सांस फूलने लगे या अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो ये मानकर चलते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है।
दूसरा है कि अगर उसका सांस लेने की गति बढ़ जाती है तो भी ऐसा कह सकते हैं कि उसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन CO2 लेवल कम हो रहा हो। तो ये जो बेसिक जो टिप्स हैं इसको आप फॉलो करें, इसको आप डायग्नोस कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बेहतर उसका तरीका है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या मरीज थोड़ा सा सुस्त हो रहा है तो फटाफट डॉक्टर के पास जाएं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश कोविड संक्रमण से ठीक होने के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,27,000 मामलों की पुष्टि, ये संख्या 54 दिनों में सबसे कम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डुंटो ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदमों पर फोन पर चर्चा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2DG दवाई के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड के अब तक 21 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीकों की बर्बादी की जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस माह 1 करोड़ लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया। एक राष्ट्र एक मानक योजना की शुरुआत। भारत आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत के मुक्केबाज संजीत ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और जापान की नाओमी ओसाका के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के दौरान सभी संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार करने के फैसले के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस रोग के 24 मामलों की पुष्टि हुई है। कल तक 3 व्यक्तियों की मृत्यु इस बीमारी से हुई, जबकि संदेह है कि 8 से अधिक मौतें भी इस बीमारी के लक्षण होने के कारण हुई। दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जिलों में कल 3 नए मामले आने के बाद 36 मरीजों में इस रोग के लक्षण होने का संदेह है। कोलकाता के SSKM अस्पताल को म्यूकोरमाइकोसिस मामलों से निपटने के लिए शीर्ष केंद्र घोषित किया गया है, जबकि बांकुड़ा के सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल को क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिसमें बताया गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस फार्म में पाली जाने वाली मुर्गियों के माध्यम से भी फैल सकता है। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये बता सके कि ये संक्रमण मुर्गियों से मनुष्यों में फैल सकता है। देश में आज से एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में समन्वय बनाना है। इस योजना के लागू होने से देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एक रूपता लाई जा सकेगी और ब्रांड इंडिया की छवि को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समारोह में इस योजना की शुरुआत की। लखनऊ स्थित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन बन गया है। ये योजना भारतीय मानक ब्यूरो BIS के तत्वाधान में तैयार की गई है और DRDO तथा भारतीय सड़क कांग्रेस सहित कई अन्य संगठनों के साथ बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वाराणसी के जिलाधिकारी से बातचीत की और काशी विश्वनाथ गलियारा क्षेत्र में एक इमारत गिरने की घटना के बारे में जानकारी ली। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और प्रशासन को उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने का आदेश दिया। यह दुर्घटना आज सुबह काशी विश्वनाथ गलियारा क्षेत्र में एक पुरानी इमारत में निर्माण कार्य के दौरान हुई। मलबा गिरने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक बुलाई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा सहयोग मंत्री ग्रेस नालिदी मंडिसा पेंडोर के बैठक में भाग लेने की संभावना है। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको फ्रैंका भी इसमें भाग ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये बैठक एक ऐसे समय हो रही है जब कोरोना महामारी सारे विश्व के लिए चुनौती बनी हुई है। तो जाहिर है कि इस वायरस से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाए, ये विषय भी एजेंडे में है। इसके अलावा वार्ता के एजेंडे में सतत विकास, आतंकवाद का मुकाबला करना और इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, विशेष रूप से लोगों के सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना शामिल है। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और ये तीसरी बार है जब हमारा देश 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत के हैवीवेट मुक्केबाज संजीत ने कल दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओलंपिक रजत पदक विजेता वेस्ली लेविट को हराया। इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 15 पदक हासिल हुए, जिसमें से 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य शामिल हैं। जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। 23 वर्षीय ओसाका ने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के दौरान मीडिया से दूरी बना ली थी। इस वजह से 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया। और प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस दत्त को समर्पित है। मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। पहचाना आपने ये गीत किस पर फिल्माया गया है? ये गीत नरगिस पर फिल्माया गया था। आप सोच रहे होंगे आज हमने आपको ये गीत क्यों सुनवाया। हम आपको बता देते हैं। आज 1 जून है, मदर इंडिया नरगिस का जन्मदिन। 1928 में आज ही के दिन फातिमा रशीद का जन्म हुआ था, जिन्हें बाद में नरगिस और उसके बाद अभिनेता सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस दत्त के नाम से जाना गया। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1935 में तलाशे हक से ही कर दी थी, लेकिन अभिनय की शुरुआत इन्होंने 1942 में बनी फिल्म तमन्ना से की। अपने लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने मदर इंडिया, रात और दिन, यादें, काला बाजार, चोरी चोरी, श्री 420, आवारा, बरसात और आग जैसी न जाने कितनी फिल्मों में काम किया। अपनी हर फिल्म में इन्होंने दर्शकों की दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने इन्हें आग से बचाया था। इसके बाद नरगिस की मां ने इनकी शादी सुनील दत्त से कर दी थी। 1957 में मदर इंडिया फिल्म के लिए इन्हें अकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। अभिनय के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए सरकार ने 1958 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया। इसके बाद इन्हें 1967 में बनी रात और दिन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1981 में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। आज भले ही नरगिस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे आज वैश्विक अभिभावक दिवस है। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। आज विश्व दुग्ध दिवस भी है। वर्ष 2001 से यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय है पोषण पर संदेश और डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कोविड संक्रमण से ठीक होने के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। स्वस्थ होने की दर 92.09% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,27,000 मामलों की पुष्टि। ये संख्या 54 दिन में सबसे कम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डूटो ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदमों पर फोन पर चर्चा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2DG दवाई के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड के अब तक 21 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीकों की बर्बादी की जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस माह 1 करोड़ लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। एक राष्ट्र एक मानक योजना की शुरुआत। भारत आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
और भारत के मुक्केबाज संजीत ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।